हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक कर दिया था। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेटलर्जी, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके अंदर 100% एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी हैं, उनके ऊपर भी आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इवन आपका जो ये टॉपिक है उस पर बिल्कुल रिलेटेड एक चैप्टर है 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री का 6th चैप्टर, वो बिल्कुल इस चैप्टर से ही रिलेटेड है। मतलब उस चैप्टर का आपके 10th क्लास में 40% होगा बस। मतलब उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करके उस चैप्टर में दे रखा, तो इस चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो इसको बहुत अच्छे से करना। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ना ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। तो अपना है मेटलर्जी। पहले मेटलर्जी का मतलब समझ लेते कि एक्चुअल में मेटलर्जी होता क्या है। मेटलर्जी को होती है कि मतलब ओर से, मिनरल से हमें ओर मिलता है और ओर से हमें मेटल को डिफाइन करना होता है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना होता है, निकालना होता है उसको। मेटल को जब हम उसमें से निकालते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है। मतलब बहुत सारी अलग प्रोसेस का हम यूज़ करके मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो सारे प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। क्लियर? तो मिनरल को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन सा बता देती हूँ कि अपनी जो अर्थ है उसको हमने 3 लेयर्स के अंदर डिफाइन कर रखा है, मतलब बांट रखा है। एक तो हमारी आती है बिल्कुल ऊपर वाली जिस पे हम रहते हैं, हमारी जो वाटर बॉडीज़ वगैरह है, प्लांट्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें जिस पे मिलती हैं वो होती है हमारी क्रस्ट। फिर जो बीच की होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल, और फिर अपनी जो अंदर की होती है उसको हम बोलते हैं कोर। कोर भी अपने 2 टाइप्स की है, एक तो इनर कोर एंड एक आउटर कोर। ठीक है? तो हमें मेंटल और कोर से कोई रिलेटेड नहीं है। ये जो चैप्टर टॉपिक है अपना है क्रस्ट से। क्रस्ट पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं अपनी, जैसे अपने प्लांट्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, लैंड हो गई, वो सारी चीज़ें क्रस्ट के ऊपर आती है। तो मिनरल अपने पास वही है कि एनीथिंग दैट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल, यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। ठीक है? यानी कि जो अपनी आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट है, उसके ऊपर जो भी चीज़ पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे। क्लियर? फिर हमारे पास आता है ओर। ओर क्या होता है कि ओर एक ऐसा मिनरल होता है जिससे हमें क्या मिलती है, मेटल। मिनरल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, अपने पास हर चीज़ ही मिनरल है अर्थ के ऊपर, लेकिन हर मिनरल में से हम मेटल तो नहीं ले सकते ना। तो सिर्फ वही मिनरल जिसके अंदर से हमें क्या मिल सकती हो, मेटल मिल सकती हो, उस मिनरल को हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जितने भी ओर हैं वो सारे मिनरल हैं, क्योंकि ओर तो मिनरल ही होगा। ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि जो हर एक मिनरल एक और होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के कस्ट पे कुछ ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जिससे हमें कोई भी मेटल प्राप्त नहीं होती। तो जिस मिनरल से हमें मेटल नहीं मिलती उसको हम और नहीं बोलते, वही मिनरल और कहलाएगा जिस मिनरल से हमें क्या मिलती हो, मेटल मिलती हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, मेरे पास, मैं चल रही हूँ, चलते चलते मेरे पास, मैंने क्या किया, आगे मेरे पास फील्ड आ जाता है, कोई खेत वगैरह आ जाता है, या फिर कोई ऐसी लैंड आ जाती है जहाँ पे मिट्टी सूखी पड़ी है। मैंने उस वहाँ पे क्या किया, मैंने उस वहाँ से एक थोड़ी सी मिट्टी ली और उसको मैं क्या देखती हूँ कि उसके अंदर छोटे छोटे कंकर भी हैं, पत्थर भी हैं, कुछ प्लांट्स के छोटे छोटे प्लांट्स भी होंगे, जैसे माइक्रोब्स वगैरह भी होंगे, चींटियाँ भी हो सकती हैं। तो वो एक मिनरल है। ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे हमें क्या मिले, मेटल मिले। अगर हमें उससे मेटल मिलती है तो मैं क्या बोलती हूँ कि वो और होगा, लेकिन अगर हमें उससे मेटल नहीं मिल रही तो वो क्या है, सिर्फ एक मिनरल है। ठीक है? तो इस बेस पे मैं ये बोल सकती हूँ कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे और नहीं होते, लेकिन जितने और होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। क्लियर? फिर अपने पास आता है टाइप्स ऑफ ओर के कितने टाइप्स हैं। तो अपने पास अर्थ के ऊपर बहुत सारे टाइप्स हैं ओर्स के, अलग अलग तरह में ओर पाया जाता है। ठीक है? जैसे किसी से हमें कॉपर मिल रहा है, किसी से हमें कुछ और मेटल मिल रही है, तो वो सारी मेटल किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होगी उस मिनरल के अंदर। तो जो और है वो कितने टाइप्स के होंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन अपने चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 ही तरह के यूज़ हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादा ब्रीफली नहीं जा रहे, ज़्यादा ब्रीफली हम 12th क्लास में पढ़ लेंगे उसको। ठीक है? तो अपने पास इस चैप्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 ही टाइप्स के ओर्स हैं। वो कौन कौन से, एक तो ऑक्साइड ओर आता है, एक हैलाइड ओर आता है, एक सल्फाइड ओर आता है, और दूसरा कि कौन से आते हैं, कार्बोनेट ओर। ऑक्साइड ओर्स नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन, यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स ओर।
अब हैलाइड सोर्स कौन से होते हैं? हैलाइड्स नाम से ही पता चल रहा है, जो हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस हमारे पास कौन से होते हैं? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है और इंटेस्टाइन एस्टेटाइन होता है। ठीक है, तो ये चार में एस्टेटाइन तो बहुत कम रेयर अमाउंट में पाया जाता है, तो हम चार ही डिस्कस करते हैं हैलाइड्स जो हेलोजेंस हैं, यानी कि वो ओर जिसके अंदर मेटल के साथ क्या प्रेजेंट हो, हेलोजेंस प्रेजेंट हो, तो उस ओर को हम क्या बोलते हैं? हैलाइड ओर्स बोलते हैं। क्लियर? फिर अपने पास आता है सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में मेटल के साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सल्फर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है सल्फाइड मीन सल्फर प्रेजेंट होगा। कार्बोनेट ओर्स में मेटल के साथ कार्बोनेट आयंस होंगे, जो कि हमारे पास जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव, यानी कि CO3 के ऊपर होल पे कितना चार्ज होगा? 2 नेगेटिव होगा। अब मैं ये बोल सकती हूँ, मैं और को अगर एक जनरल सी इक्वेशन से बताऊं तो मेरे पास क्या होगा? मेटल के साथ जो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हो, यानी कि मेटल और उसके साथ में क्या मिला दूं? कंबाइंड सब स्टेट में सब्सटेंस को ऐड कर दूं, तो वो अपने पास क्या कहलाता है? ओर कहलाता है। क्लियर? तो अब अपने पास आते हैं ओर्स ऑफ सम मेटल्स। कुछ मेटल्स के ओर्स हैं, इनके फॉर्मूलेज भी मैंने लिख रखे हैं और ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना है, फॉर्मूलेज को आपको लर्न करना है, क्योंकि इसके बेस पे आपके पास एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? तो ये हैं अपने पास ओर्स ऑफ सम मेटल्स। कौन से होंगे? जैसे बॉक्साइड ओर है, एल्यूमिनियम मैंने मेटल ले ली, इसके दो हमारे पास कॉमनली यूज, यानी कि हम वही ओर ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, कॉमनली जो यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम में बॉक्साइट और क्रायोलाइट दो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। आयरन के अंदर हेमेटाइट होता है और एक मैग्नेटाइट होता है। कॉपर में कॉपर पायराइट होगा, कॉपर ग्लैंस होगा। कॉपर ग्लैंस फिर भी कम अमाउंट में होता है, लेकिन कॉपर पायराइट का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर अपने पास जिंक के अंदर होता है जिंक ब्लेंडी, और मरकरी में हमारे पास क्या होगा? सिनेबार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ मेटल्स के। फिर मैं बॉक्साइट का फॉर्मूला ले रही हूँ। बॉक्साइट का क्या होगा फॉर्मूला? Al2O3.2H2। अब इसमें मेटल के साथ देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये किस तरह का ओर है? ऑक्साइड ओर है। क्लियर? फिर अपने पास जैसे क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट में मेटल के साथ देखो फ्लोरीन प्रेजेंट है, फ्लोरीन एक हेलोजन है, तो ये हैलाइड ओर है। हेमेटाइट में आयरन के साथ ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या होगा? एक ऑक्साइड ओर है। मैग्नेटाइट में आयरन के साथ ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या होगा? ऑक्साइड ओर है। क्लियर? कॉपर पायरेट में आयरन के साथ देखो मेटल के साथ सल्फाइड है, तो ये भी सल्फाइड ओर है। जिंक ब्लेंडी में भी सल्फर है और सिनेबार में भी सल्फर है, तो ये दोनों किस तरह के ओर है? सल्फाइड ओर है। क्लियर? तो इनके आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारा इनके ऊपर आ जाता है। अब मैं बोलती हूँ, मैंने मेटलर्जी की डेफिनेशन तो आपको बता दी थी, अब वैसे बता देती हूँ। मेटलर्जी इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि जब हम ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग वेरियस प्रोसेसेस यूज करके, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? अपने पास मेटलर्जी कहलाती है। तो इट इज़ द प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस जिसका यूज करते हैं हम एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस को मेटलर्जी मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास मेटलर्जी में कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अपने पास चार तरह के स्टेप्स इसके अंदर यूज हैं। फर्स्ट अपने पास आता है वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व। सबसे पहले हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, यानी कि ओर को बिल्कुल प्योर नहीं होता इसके अंदर, लेकिन कुछ हद तक प्योर हो जाता है, तो कंसंट्रेटेड ओर, यानी कि ऐसा ओर जिसके अंदर मेटल सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, कुछ इम्प्योरिटी भी हो, कुछ कंबाइंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, पूरी तरह से ये क्लियर नहीं होता, प्योरीफाई नहीं होता, लेकिन हाँ कंसंट्रेटेड ओर में कंसंट्रेशन से नाम पता चल रहा है कि जिसमें मेटल की अमाउंट ज़्यादा हो, और ज़्यादा अमाउंट में हम इम्प्योरिटी अलग कर दें, यानी कि कंबाइंड सब्सटेंस अलग करने के बाद जो अपने पास ओर बचता है उस ओर में मेटल भी होगी, पर मेटल ज़्यादा अमाउंट में होगी, और जो कंबाइंड सब्सटेंस है वो कम अमाउंट में होंगे, लेकिन होंगे जरूर। ठीक है, फिर अपने पास सेकेंड आती है ऑक्सीडेशन ऑफ ओर। फिर हम ओर का क्या करें? ऑक्सीडेशन करें। ठीक है, फिर अपने पास आता है रिडक्शन ऑफ ओर, यानी कि ओर का हम क्या करें? रिडक्शन करें, यानी कि उसको रिड्यूस कर दें। ऑक्सीडेशन में ओर के साथ ऐसी कुछ ऑक्सीजन को ऐसे ऐड कर दें, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन दे दें, जिससे हमारे पास मेटल फ्री अमाउंट में अलग हो जाए। ठीक है, रिडक्शन में रिड्यूस करके हो जाए, और रिफाइनिंग मतलब उसको हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे, वो सारी चीज़ें आएंगी अपनी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लेके चल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्लियर? इसको बहुत अच्छे से करना। कंसंट्रेशन ओर के अंदर हमारे पास फर्दर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो इट इन्वॉल्व्स वेरियस मेथड्स, अलग अलग मेथड्स इसके अंदर। सबसे पहले अपने पास आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर अपने पास आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर अपने पास आता है फ्रोथ फ्लोटेशन, एंड फिर नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ लास्ट केमिकल सेपरेशन। तो हम सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इसका हाइड्रोलिक वॉशिंग कैसे होगी।
तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाएंगे, नहीं तो अपने ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले डायग्राम को समझ लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। इसमें हमारे पास क्या होता है, ऐसे स्लॉप के अंदर एक ऐसी स्लाइड होती है, ठीक है। हम स्लाइड स्लॉप में ले लेते हैं इसको। नीचे हमने कंटेनर लगा रखा है, यहाँ पे बीच में इस स्लॉप के ऊपर ना पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ क्या, कि मान लिया जो अपने घर के बाहर जो सीवरेज सिस्टम है नाली का, वो कैसे क्लियर होता है, उसको हम कैसे करें। हम क्या करते हैं, जैसे अपने घर में भी जो नाली होती है उसके ऊपर हम एक छलनी टाइप में ऐसे लगा देते हैं, जिसमें मतलब होल्स होते हैं छोटे छोटे। तो कुछ जो बड़े अमाउंट में इम्प्योरिटी होती है, थैली वगैरह हो गई, पॉलीथीन्स वगैरह, वो ऊपर ही रह जाती है, सिर्फ पानी अंदर चला जाता है। तो इस तरह के पार्टीशंस में यहाँ पे लगा रखा है सेपरेशन। हम क्या करें, यहाँ पे हमने एक ऐसा स्ट्रीम लगा दिया, मतलब इस तरह का कोई भी हमने टैप लगा दिया, कुछ इस तरह का पानी का सोर्स लगा दिया वाटर का, जिससे हमें स्ट्रीम ऑफ वाटर मिल जाए, यानी कि बहुत ही हाईली स्पीड का स्ट्रीम ऑफ वाटर मिल जाए। वो लगा देते हैं हम स्लैब के ऊपर इस तरह से कि ये इसका जो पानी है वो सारा स्लॉप के ऊपर आए, ठीक है। ऊपर से मैंने क्या किया, क्रश्ड जो ओर है, यानी कि ओर को क्रश्ड करके यहाँ से मैं डाल देती हूँ। फिर जब मैं पानी स्ट्रीम हाई स्पीड की जो स्ट्रीम वाटर यहाँ से आएगी, वो जब क्रस्ट वाटर ओर को अपने साथ बहा के लेके जाएगी, तो जो लाइटर इम्प्योरिटीज होती हैं ओर के अंदर, वही उस पानी के साथ बहती हुई इन जो ये पार्टीशन कर रखे इनमें से छनती हुई वो क्या चली जाएगी नीचे कंटेनर के अंदर। और जो हैवी में जो और बचेगा वो हमारे पास लेफ्ट में बच जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी की स्पीड के साथ नहीं बह पाता, क्योंकि उसके अंदर मेटल होती है, वो हैवी बन जाता है, ठीक है। तो इसको अब हम पढ़ते हैं कि इन दिस द हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ वाटर इज पास थ्रू स्लॉप विच हैज ओर प्लेस्ड ऑन इट, यानी कि हाई स्पीड का जो स्ट्रीम वाटर है उसको पास करवाया जाता है स्लॉप के ऊपर से। उस स्लॉप के पास क्या लगा होता है, पार के ऊपर, जहाँ पे उस स्लॉप पे जहाँ पे हमारे पास ओर हो, यानी कि ओर के अंदर से ऊपर से हमें इसको पानी हाई स्पीड ऑफ वाटर को हमें क्या करना है, पास करवाना है। फिर एज ए रिजल्ट द हैवियर ओर स्टेज बिहाइंड, तो जिसमें क्या होता है, जब पानी जो है वो एंड लाइटर इम्प्योरिटीज फ्लोज अलोंग विद स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो लाइटर इम्प्योरिटी होगी वो तो पानी के बहाव के साथ चली जाएगी, और जो हैवियर जो ओर होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में ही बच जाएगा, वो पानी के बहाव के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। फिर इसकी इस जो मेथड है इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि ये हैवी ओर्स को ही क्या करती है, प्यूरिफाई कर पाती है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर पाएगी। लाइटर ओर्स के साथ ये काम नहीं करती। और इसमें भी हमारे पास हैवी जो होंगे और वो आयरन की हो, जैसे आयरन हैवी होता है ओर के अंदर भारीपन दिखाएगा, तो वो नहीं होगा वॉश आउट। तो इस तरह का हम ओर लेके चलते हैं इसको क्लियर करने के लिए, इस मेथड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसको हम कैसे करेंगे, डायग्राम से, इसको पहले डायग्राम से की हेल्प से ही समझ लेते हैं, फिर बाद में इसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, हमारे पास दो रोलर होते हैं, वैसे बता देती हूँ अलग से बना के, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रोलर के बीच में मैग्नेट लगा होता है, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये रोलर है। जैसे अपने पास टायर्स होते हैं और बीच में हमने इसके क्या फिट कर रखा है, मैग्नेट, चुंबक। इसके ऊपर से मैं एक रबर की बेल्ट लगा देती हूँ, रबर चमड़े की, जिसका भी जो भी हो, रबर की मैंने बेल्ट लगा दी चारों तरफ से ऐसे, जैसे चक्की के ऊपर जो हमारा पट्टा होता है ना चक्की का, वो घूमता है ऐसे, चक्रे के ऊपर देखा होगा कभी, चक्की से आटा पिसवाया होगा, सेम ऐसे ही दो रोलर होते हैं, उसके बीच में मैग्नेट होती है, उसके ऊपर से हमने इस तरह से बेल्ट लगा दी। हम क्या करते हैं, इसके हमने एक तो रोलर के थोड़े से आगे कंटेनर रख दिया, एक हमने इस रोलर के नीचे से यहाँ पे एक कंटेनर रख दिया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस रोलर को रोल करवाएंगे, क्लियर, रोल कर देंगे इसको, और ऊपर से मैंने क्या किया, और है वो क्रस्ड फॉर्म में इसके ऊपर डाल दिया, यानी कि पाउडर फॉर्म में इसके ऊपर यहाँ पे हम डालेंगे। जब ये बेल्ट रोटेट करेगी रोलर के साथ, तो ये जो क्रस्ड ओर है ये भी इस बेल्ट के ऊपर गिरने से क्या होगा, रोल करेगा, ठीक है, इसके साथ साथ भाएगा। अब ये जो मैग्नेट इसके अंदर और रोलर्स में लगा रखी है, ये जो मैग्नेट है वो मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जो इम्प्योरिटी होगी उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। जब ये बेल्ट इस तरह से घूमती हुई इस डायरेक्शन में आएगी, नीचे की तरफ आएगी, तो जो इम्प्योरिटी है उसका तो अट्रैक्शन है नहीं, तो वो जाके कहाँ गिर जाएगी, आगे वाले कंटेनर में। और जो मेटल होगी वो क्या करेगी, चुंबक यानी कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन होने की वजह से इस बेल्ट के साथ साथ ही घूमेगी,
नीचे की तरफ आएगी। अब जैसे ही इधर आपके पहुंचेगी मेटल ओर की, तो उसका जो अट्रैक्शन है वो जैसे जैसे मेटल से दूर होता चला जाएगा वो कम होता चला जाएगा। कम होने की वजह से, इसको मैं थोड़ा आगे बना देती हूँ, ये जो मेटल है वो आगे जाके इस कंटेनर में चली जाएगी। तो इस तरह से हमने इम्प्योरिटी को अलग कर दिया और मेटल को अलग कर दिया ओर में से। क्लियर? इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसको वैसे समझ लेते हैं। क्या किया अपने पास, क्या है कि द पाउडर और कंटेनिंग इम्प्योरिटी, यानी कि पाउडर फॉर्म में जो ओर है जिसके अंदर इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, इज प्योर्ड ऑन स्लॉप, जो उसको हमने क्या डाला, स्लॉप पे डाला, विद द हेल्प ऑफ हॉपर एज द लेदर बेल्ट। ठीक है, जो कि लेदर बेल्ट की है वो, और उसके नीचे क्या लगे हुए, रिवॉल्व्स इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अलोंग एज ए रिजल्ट, यानी कि वो घूम रही है रोलर के हेल्प से। एज ए रिजल्ट और फॉल्स लेटर एज इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। फिर जो इम्प्योरिटी है वो तो आगे जाके गिर जाएगी, एंड इम्प्योरिटी फॉल्स फर्स्ट, वो भी उसके साथ घूमेंगे क्योंकि मैग्नेट का अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इम्प्योरिटी तो पहले गिर जाएगी क्योंकि इम्प्योरिटी का मैग्नेट के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है। दे फॉर्म डिफरेंट हिप्स, यानी कि अलग अलग हिप्स बन जाएंगे, इम्प्योरिटी का आगे वाला और मेटल का पीछे की साइड। ठीक है, हैंस दे गेट सेपरेटेड। इस तरह से हम उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फिर अपने पास आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन को भी हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। कि मैं कंटेनर लेती हूँ, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या कर रखा है, सॉल्यूशन डाल लिया। ठीक है, इसको अलग से बना के करती हूँ, फिर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने सॉल्यूशन डाल लिया। वो जो सॉल्यूशन है हमारा, उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास वाटर है उस सॉल्यूशन में, प्लस पाइन ऑयल है, प्लस और हमारे पास क्या है, ओर है। यानी कि इन तीनों चीज़ों को मिला के मैंने एक क्या कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया और इस कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, फिर मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, कंप्रेशर लगा देती हूँ। कंप्रेशर क्या होता है कि जिसके अंदर से हम क्या करें, एयर को कंप्रेस करके इसके अंदर से पुशअप करके अंदर की तरफ जाने देते हैं। इस कंप्रेशर के इधर नीचे जो गोल गोल चक्कर है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, वो होल्स क्या करेंगे, जब हम इसके अंदर से एयर को डालेंगे तो वो एयर इन होल्स में से इस सॉल्यूशन में पास आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका डेली यूज़ का एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लिया मैंने एक गिलास पानी ले लिया, उस एक गिलास पानी के अंदर को मैं एक स्ट्रॉ से पी रही हूँ। ठीक है, मैंने स्ट्रॉ डाल ली। अगर मैं उसको अपनी तरफ खींचती हूँ तो पानी है वो मेरे मुंह के अंदर जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर उस स्ट्रॉ की हेल्प से उस वाटर के अंदर हवा डालूँ, मुंह से हवा ब्लो करूँ, तो जो हवा मेरे मुंह से निकलेगी वो पाइप के थ्रू होते हुए उस पानी के अंदर चली जाएगी और उस पानी में बबल्स बन जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही इसके अंदर होगा। इस कंप्रेशर की हेल्प से जब हम इसके अंदर एयर डालते हैं तो ये जो छोटे छोटे होल्स हैं ये इस सॉल्यूशन के अंदर हवा को पास कर देंगे। हवा के पास होने की वजह से, यानी कि एयर के पास होने की वजह से इसके अंदर बबल्स बनेंगे, यानी कि बबल्स बन जाएंगे। बबल्स बनने की वजह से क्या होगा कि वाटर जो ओर के अंदर इम्प्योरिटी होगी वो तो नीचे बैठ जाएगी, और जो ओर होगा मेटल का वो क्या करेगा, वो पाइन ऑयल के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें इसके अंदर वही ओर लेना है, उसी मेटल का ओर लेना है जो मेटल पाइन ऑयल के साथ क्या हो जाए, चिपक जाए। ठीक है, तो वो जो ओर है वो तो पाइन ऑयल के साथ ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाएगी पानी के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस फोम को, उस झाग को तो अलग कर लेते हैं और पानी वाला जो इम्प्योरिटी वाला जो पानी उसको अलग कर लेते हैं। इससे हमें ओर मिल जाता है, कंसनट्रेटेड प्योर फॉर्म में और मिल जाएगा, जिसकी इम्प्योरिटी हम क्या कर लेते हैं, अलग। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसका क्या है कि द पाउडर ओर कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज पोर्ड इन द टैंक। उसको हमने क्या कर दिया, टैंक के अंदर डाल दिया, एक पाउडर फॉर्म में और जिसमें क्या हो, इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट हो। उस टैंक के अंदर क्या होना चाहिए, पाइन ऑयल होना चाहिए एंड वाटर होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, यानी कि ये तीनों चीजें हम मिलकर क्या बना देंगे, एक सॉल्यूशन सा। नाउ विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशर कंप्रेस्ड एयर, हम क्या करेंगे, कंप्रेसर की हेल्प से जब उस सॉल्यूशन के अंदर एयर को कंप्रेस करते हैं, पास करते हैं, एज अ रिजल्ट फ्रॉथ अपीयर्स टू विच आर स्टिक्स एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, जिसकी हवा पास होने से बबल्स बनेंगे, यानी कि ऊपर झाग सा बन जाएगा। ये जो झाग है, यानी कि ऑयल तो पानी के अंदर घुलता नहीं है, वो तो पानी के सरफेस पे रहेगा, तो जो और है वो बबल्स के साथ जाके उस ऑयल के साथ चिपक जाएगा और ऊपर झाग सा बना लेगा, यानी कि बबल्स फोम सा बना लेता है। उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और पानी के नीचे हमारे पास क्या बच जाएगी, इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्लियर?
अब अपने पास नेक्स्ट आता है केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन क्या होता है, इसमें कोई हमारे पास डायग्राम नहीं है, इसको हम वैसे समझेंगे। केमिकल सेपरेशन क्या होता है वैसे बता देती हूँ कि मेरे पास मान लिया इम्प्योरिटी वाला ओर है, ठीक है, उसके अंदर मैं कोई ऐसा केमिकल यूज करती हूँ, डालती हूँ कि वो केमिकल तो ओर के साथ रिएक्ट कर जाता है और जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो इसको मैं एक जर्नल सी इक्वेशन से समझ लेती हूँ। ये इक्वेशन क्या बताती है कि मैंने क्या लिया, ओर ले लिया प्लस इम्प्योरिटी, यानी कि ओर के साथ क्या है, इम्प्योरिटी है, उसके अंदर मैंने कोई भी केमिकल ऐसा यूज कर लिया जो कि ओर के साथ रिएक्शन कर जाए। फिर ये जो केमिकल है वो तो ओर के साथ ऐड हो जाएगा और इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, वो जो केमिकल वाला ओर है उसके ऊपर ऐसी प्रोसेस लगाऊंगी कि वो ओर को अलग कर दे और उस केमिकल को अलग कर दे। क्लियर, ये हमारे पास होती है केमिकल सेपरेशन। अब बता देती हूँ इसको पढ़ के। इट इज द मेथड इन विच सम केमिकल सब्सटेंसेस एडिड टू द पाउडर और कंटेनिंग इम्प्योरिटीज। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस लेते हैं जो पाउडर फॉर्म में जो ओर है जिसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके साथ क्या कर जाए, रिएक्शन कर जाए। एज अ रिजल्ट दैट केमिकल सब्सटेंस ओनली रिएक्ट्स विद ओर। इस तरह से रिएक्शन करे कि जो केमिकल सब्सटेंस है कि वो सिर्फ और सिर्फ ओर के साथ रिएक्शन करे, बट नॉट विद इम्प्योरिटीज, लेकिन इम्प्योरिटी के साथ ना करे, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी अलग और केमिकल प्लस ओर हमारे पास अलग हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम का केस लें, एल्यूमिनियम की ओर को अगर हम अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेयर प्रोसेस। तो कुछ ऐसी प्रोसेस रिएक्शंस होती हैं जिनका हम स्पेशल नाम दे देते हैं, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है, होता तो वो कोरोजन है लेकिन उसका नाम दे दिया हमने कि वो क्या होता है, जंग होता है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। अब हर एक मेटल के ऊपर कोरोजन होता है, हम हर एक मेटल को रस्टिंग तो नहीं बोल सकते, तो जो ये रस्टिंग वर्ड है वो स्पेशल किसके लिए यूज हुआ है, आयरन के लिए। तो नाम पता चलते ही कि रस्टिंग है तो पता चल जाता है कि वो कोरोजन किस पे हो रहा है, आयरन पे। सेम ऐसे ही कि ये बेयर जो प्रोसेस है वो हम केमिकल सेपरेशन का ही यूज करते हैं उसमें, लेकिन जो बेयर प्रोसेस वो स्पेशल एक एल्यूमिनियम मेटल के ओर के लिए ही यूज किया गया है। बाकी हम और भी मेटल्स को कर सकते हैं लेकिन उनके लिए उन सभी को हम बेयर्स प्रोसेस नहीं बोलते। क्लियर, तो बेयर जो प्रोसेस है वो आपकी एग्जाम में आ सकती है, इसको ध्यान से करना। मैंने क्या लिया, मेरे पास एल्यूमिनियम का ओर है, ये बॉक्साइड ओर, ठीक है, बॉक्साइड ओर है ये, इसके अंदर इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। इसको मैं एक केमिकल यानी कि NaOH जो मेरे पास बेस है उसको मैं ले लेती हूँ। क्लियर, अब हमें पता है कि जब हम मेटल ऑक्साइड के यानी कि वाटर के उसके साथ रिएक्शन करेगी ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बना देगी, मेटल ऑक्साइड बना देती है, सॉल्ट बनाएगी, ठीक है। यानी कि कोई भी मेटल है वो एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करती है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है। क्लियर, तो ये भी मेटल है एल्यूमिनियम, ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगी तो ये भी क्या बनाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगी। अब इसके अंदर इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है तो मैंने इम्प्योरिटी को बाद में यहाँ पे बाहर निकालते हुए दिखा दिया। क्लियर, तो इस ओर के अंदर इम्प्योरिटी भी है, ये भी आप समझना, इस बॉक्साइड ओर के अंदर। तो सबसे पहले मुझे इम्प्योरिटी को अलग करना है, तो मैं इस बॉक्साइड ओर को बेस के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ। ये मेरे पास जो बेस है वो एक केमिकल है, ठीक है, मैंने केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में यहाँ पे बेस लिया है। इस बेस को यानी कि जब मैं मेटल के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो जब मेटल बेस के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है, तो वाटर हमने बाहर निकाल दिया, सॉल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, NaAlO2, और इम्प्योरिटी है वो भी बाहर निकल जाएगी क्योंकि इम्प्योरिटी तो रिएक्शन करेगी नहीं, तो वो तो ऐसे फॉर्म इम्प्योरिटी की फॉर्म में ही बाहर निकलेगी। क्लियर, फिर मैं क्या करूं, अब मैंने नेक्स्ट प्रोसेस बताई थी अपनी जर्नल इक्वेशन में कि सबसे पहले हम मेटल और इम्प्योरिटी को केमिकल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो केमिकल प्लस तो और बन जाता है और इम्प्योरिटी बाहर निकल जाती है। फिर जो मेरे पास केमिकल प्लस और बना था उसके ऊपर मैं ऐसे रिएक्शन करती हूँ कि और अलग हो जाए और केमिकल अलग हो जाए। तो अब ये मेरे पास जो बेयर्स प्रोसेस है इसमें मैंने इस केमिकल के साथ इसको रिएक्शन करवाई, ये केमिकल मेटल के साथ रिएक्शन कर देगा और इम्प्योरिटी यहाँ पे बाहर निकल गई। अब ये और प्लस जो केमिकल है इसको हमने क्या करवाया, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी, और आपको पता है मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्लियर, तो Na जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बना देगा, एल्यूमिनियम भी मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगी। अब मैं इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर देती हूँ, अगर मैं इसको हीट करूंगी तो ये मेरे पास मेटल का ऑक्साइड बना देगी जो कि एक कंसंट्रेटेड हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन कम अमाउंट में और मेटल
ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, जिसमें हम अलग अलग जो अपने पास नेक्स्ट स्टेप थे ना, एक तो रिड्यूसिंग था, एक ऑक्सीडेशन था, इनका यूज़ करके इस मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और मेटल बिल्कुल प्योर फॉर्म में अलग हो जाएगी। क्लियर? तो ये 3 स्टेप अपने पास आते हैं बेयर्स प्रोसेस में। फिर अपने पास नेक्स्ट है स्टेप 2। स्टेप 2 अपने पास आता है स्टेप 2 में अपने पास 2 आते हैं, यानी कि एक चीज़ याद रखना कि स्टेप 2 अपने पास था कि ऑक्सीडेशन ओर। ऑक्सीडेशन जो ओर है उसका मतलब होता है इट मीन्स कन्वर्टिंग, जब हम कंसंट्रेशन ओर को किस में कन्वर्ट कर दें, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड बन चुका है कंसंट्रेटेड ओर। जब हम कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं इस हेल्प से, तो इसमें हमारे पास 2 ही मेथड होते हैं, एक तो होता है सैल्सिनेशन और दूसरा अपने पास होता है रोस्टिंग। ठीक है, सैल्सिनेशन मेथड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। सैल्सिनेशन प्रोसेस कौन सी होती है कि इज हीटिंग, द प्रोसेस इज हीटिंग ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं कि जिसमें हम ओर को हीट करते हैं एयर की अब्सेंस में, यानी कि जिसमें हमें कम अमाउंट में एयर पास करवानी हो। जैसे मान लिया मेरे पास ओर है, इसको मैं हीट कर रही हूँ इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की अब्सेंस में, तो वो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन जाए। तो मैं इस मेथड के अंदर सिर्फ वही ओर लेती हूँ सैल्सिनेशन मेथड में जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं। बाकी किसी भी तरह के ओर को हम इसके अंदर ऑक्साइड नहीं बनाते, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर का ही यूज करते हैं। तो जिंक कार्बोनेट को जब हम इन द एब्सेंस ऑफ हीट एयर के हीट करते हैं, तो ये जो कार्बोनेट है ये क्या करेगी, कार्बोनेट में मेरे पास एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो ये कार्बोनेट 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देता है, और जो एक ऑक्सीजन बचेगी वो जेडन के साथ कंबाइन होकर इसको मेटल का ऑक्साइड बना देगी, यानी कि जिंक ऑक्साइड बना देगी। सेम ऐसे ही जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, तो ये भी देखो कार्बोनेट है, इसको भी जब मैं एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करती हूँ, तो ये भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकल गई, और जो CO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो मेटल को ऑक्साइड बना देती है, एक ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग के अंदर हमारे पास सल्फाइड ओर आती है, इसके अंदर हम कार्बोनेट ओर नहीं लेते। जो ओर सल्फाइड ओर होता है उसको हम रोस्टिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो हीटिंग और इन अब्सेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो अब्सेंस था, इसमें प्रेजेंस होती है, यानी कि इसमें हम एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि ओर को जब मैं एयर की प्रेजेंस में हीट करती हूँ तो ये मेरे पास मेटल ऑक्साइड बना के दे देता है। ठीक है, और दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। तो मेरे पास जैसे मैंने ले लिया जिंक ब्लेंडिंग, इसको जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करती हूँ, तो यहाँ पे इतनी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होता है कि ये सल्फर को तो सल्फर डाइऑक्साइड में बना देगा और जिंक को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। सेम ऐसे ही मरकरी का जो ये है और है सीने बार, इसमें मरकरी सल्फाइड है, इसको जो इतनी अमाउंट में ऑक्सीजन के अमाउंट में हम हीट करते हैं कि ये सल्फर को तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे और मरकरी को मरकरी ऑक्साइड में। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। सैल्सिनेशन के अंदर हम अब्सेंस ऑफ एयर लेते हैं और रोस्टिंग के अंदर हम प्रेजेंस ऑफ एयर लेते हैं। ठीक है, सैल्सिनेशन में हमारे पास मेटल के साथ ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंस होती है, इसलिए हम इसको अब्सेंस ऑफ एयर लेते हैं। जैसे कार्बोनेट में पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बोनेट में पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर कार्बोनेट टाइप का और लेते हैं, क्योंकि कार्बोनेट में पहले से ही ऑक्सीजन होती है जो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सके। लेकिन रोस्टिंग के अंदर हम प्रेजेंस ऑफ एयर इसलिए लेते हैं क्योंकि रोस्टिंग में मेटल के साथ कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। अब हमारे पास अगर इसके अंदर खुद के अंदर ही कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेगा और मेटल को मेटल ऑक्साइड में कैसे करेगा। इसलिए इसको हम प्रेजेंस ऑफ एयर में लेते हैं और कार्बोनेट और को हम एब्सेंस ऑफ एयर में लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो ऑक्साइड्स और होती हैं उनको हम कभी भी कार्बोनेटिंग या सैल्सिनेशन और से नहीं करते, रोस्टिंग प्रोसेस से नहीं करते ऑक्साइड्स और को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये था हमारा स्टेप 2। आगे हमारे पास इसमें मैंने 4 स्टेप बताए थे।
ऑक्सीडेशन स्टेप बताया था। फर्स्ट हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर बताया था, वो कर लिया। सेकंड हमने ऑक्सीडेशन ऑफ ओर था, वो कर लिया। थर्ड हमारे पास आता है रिडक्शन एंड फोर्थ हमारे पास आती है रिफाइनिंग। तो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? तो